हेलो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है क्लास 10 से डर, तो आपको एक क्लास, पूरी यह क्लास देखिए, जीवों में जनन कैसे होता है। एक क्लास में अगर हम पूरी बातें नहीं समझा देंगे तो फिर बोलिएगा, है ना। एक क्लास कहीं भी जाके किसी भी टीचर का आप टेस्ट लगा लीजिए, बस एक क्लास मेरा थ्योरी आपको करना अति आवश्यक है। आइए आज हम शुरू करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। जीव में जीव जंतु भी आ जाती है और मनुष्य भी आ जाता है। हम दोनों के बारे में बताएंगे। इसके बाद इसी जीव में पेड़ पौधा भी आ जाता है। मतलब जो भी श्वसन करता है प्राणी, उसे हम क्या कहते हैं, जीव। अब जीवित प्राणी पेड़ पौधा हो या मनुष्य हो, जानवर हो, सब क्या करते हैं, जनन। आइए हम उस जनन को पढ़ेंगे। मनुष्य कैसे अपना प्रजनन करते हैं, पेड़ पौधे कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ जो है हम आपको बतला रहे हैं। देखिए, जनन जनन क्या है, फर्टिलाइजेशन। जनन एक प्रक्रिया है जिसमें एक ही जैसा, मतलब एक ही जैसा बहुत सारे सामान जब आ जाए, या एक ही टाइप के बहुत ज्यादा जनसंख्या जब आ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जनन। क्या कहते हैं, जनन। अब बताइए, मेला में भीड़ कब कहते हैं। अगर एक मनुष्य ही जैसा ढेर सारा मनुष्य हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मनुष्य का प्रजनन। ढेर सारा मेला में देखते हैं। अगर बताइए, जंगल में एक जानवर हो, एक मनुष्य हो, एक सांप हो, एक सब कुछ हो, तो आप उसे कहिएगा जनन? नहीं। जनन उसे कहते हैं जो अपने जैसी जनसंख्या को बढ़ावा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन। हम आसान आसान टॉपिक को इसमें नहीं लिखे हैं और डिफिकल्ट को इसलिए लिख दें ताकि आप मेंशन करते रहेगा। तो आप जनन समझ गए। तो जनन आप देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी स्थान पे हम बतलाते हैं आपको कि जनन जो होती है यह दो प्रकार की होती है। जनन कितनी प्रकार की होती है, दो। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। देखिए, बायोलॉजी में नर का मतलब होता है पुरुष। बायोलॉजी में नर का मतलब क्या होता है, पुरुष। और मादा की मतलब क्या होती है, स्त्री। मादा स्त्री का मतलब समझते हैं, औरत महिला। और मर्द पुरुष का मतलब समझ रहे हैं, जेंट्स। तो देखिए, जिसमें मादा और नर, नर और मादा मतलब महिला और पुरुष दोनों मिल करके जनसंख्या को बढ़ाता है, मतलब जिसमें दोनों की आवश्यकता पड़ती हो, मादा और पुरुष, नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बुआ कि देखिए, जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती हो, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। कौन जनन कहते हैं, लैंगिक जनन। और वैसा पदार्थ या वैसा जीव जिसमें केवल एक की सहायता पड़े। केवल कितनी की सहायता पड़े, एक की। या तो नर की सहायता पड़े या मादा की सहायता पड़े। इसमें केवल और केवल एक की सहायता पड़ती हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। कौन सा जनन कहते हैं, अलैंगिक। तो हम पहले यहाँ पे बात करते हैं अलैंगिक जनन। एक छोटी सी टॉपिक है, तो हम पहले अलैंगिक जनन को पूरा पढ़ेंगे और फिर लैंगिक जनन को। हाँ, अलैंगिक जनन में ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और भाई कहाँ पे आप लोग फंस जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको इसको ध्यान दे करके समझना है मेरे साथ। समझिए, अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के, ढेर सारे। अलैंगिक जनन देखिए, पहला क्या होता है, विखंडन, फिर बहुखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, और ढेर सारी होती है। तो आपको पूछेगा कि किसमें विखंडन होता, किसमें पुनर्जनन होता, किसमें बहुखंडन होता, किसमें मुकुलन होता, पूछता है ना। जैसे अमीबा में क्या होता, तो खट से आप बोल देते हैं कि अमीबा में क्या होता, विखंडन, खट से। तो आप रटे हुए, यहाँ पे ढेर सारी है, सबको अलग अलग एग्जाम्पल सेट किए हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत फायदा करेगी। आइए, विखंडन। विखंडन क्या है कि जिसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होती है। विखंडन क्या है, जिसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में क्या होती है, विभाजित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन। क्या कहते हैं, विखंडन। उसके बाद देखिए, विखंडन किसमें होता है, और एग्जाम्पल याद रखेगा, अमीबा में। विखंडन किसमें होता है, अमीबा में। विखंडन किसमें, अमीबा। जिसमें वैसा जीव जो एक जीव है दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से क्या अधिक भागों में या अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अमीबा। आइए, बहुखंडन क्या है, बहुखंडन, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुखंडन। वैसा
वैसा जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं को क्या करता है, विभाजित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुखंडन। जैसे बहुखंडन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसमें होता है, बहुखंडन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन। आइए तो बहुखंडन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम और विखंडन का एग्जाम्पल अमीबा। बोलिए विखंडन किसमें, अमीबा, बहुखंडन किसमें, प्लाज्मोडियम। आप देखिए पुनर्जनन क्या होता है, पुनर्जनन जिसमें कोई जीव कोई कारणवश कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिसमें कोई जीव कोई कारणवश कई टुकड़ों में क्या होता हो, टूट जाता। जब मान लीजिए किसी कारणवश कई टुकड़ों में टूट जाता हो तो फिर से वह जीवित रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्जनन। क्या कहते हैं, पुनर्जनन। जैसे देखते हैं ना, कोई आदमी का एक्सीडेंट होने के बाद जीवित बच जाता है, क्या कहता है, इसका पुनर्जनन हुआ है, पुनर्जन्म हुआ। तो ये पुनर्जनन। आइए तो कोई बड़ा जीव किसी कारणवश कई छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्जनन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या लीजिएगा, हाइड्रा। अब बताइए पुनर्जनन में क्या होता है, हाइड्रा जो है अपने प्रजाति का उत्पत्ति या हाइड्रा किस विधि से अपना प्रजनन करता है, तो पुनर्जनन। किस विधि से, पुनर्जनन। और प्लाज्मोडियम अपना प्रजनन किस विधि से करता है, बहुखंडन। अमीबा जो है अपना प्रजनन किस विधि से करता है, विखंडन। आइए एक चीज है यहाँ पे मुकुलन। क्या है, मुकुलन। मुकुलन इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर उभार उत्पन्न होता है। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर क्या उत्पन्न होता है, उभार उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। मुकुलन पहले नन्हे और फिर पूर्ण में जीव में विकसित होता है। मुकुलन में पहले जो विभाजित होता है ना, तो वह पहले छोटा रहता है, नन्हा रहता है, और फिर वह बड़ा विशाल जीव में विकसित हो जाता है। या किसी में होता है मुकुलन, किसी में होता है ईस्ट में। आप कोई बोलेगा ईस्ट अपना प्रजनन विधि किस विधि से करता है, तो क्या बोलेगा, मुकुलन। अब याद रखने वाली बात यहाँ पे है कि हाइड्रा भी होता है, मुकुलन विधि से हाइड्रा भी अपनी उत्पत्ति करता है। आइए मुकुलन किसमें होता, ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन, है ना। आइए इसमें हाइड्रा में कि पुनर्जनन में क्या होता है, हाइड्रा, और उसका बहुखंडन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम, अभिखंडन में क्या होता है, अमीबा। यही सारी चीज देले रहेगा, आपको कहेगा मिलान कर ले। एक और बोले विखंडन किसमें होता है, अमीबा, बहुखंडन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम, पुनर्जनन किसमें होता है, हाइड्रा, मुकुलन किसमें होता है, ईस्ट में। और ध्यान रखिए मुकुलन जो हाइड्रा में मुकुलन भी होता है, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन। तो आप एक लिंगी समझ गए, एक लिंगी, यही एक लिंगी। अभी हमने आपको एक लिंगी का टाइप्स बताया। अब बहुलिंगी जो जाएंगे तो अभी हम किसमें, पेड़ पौधा या फूल में, अब फिर मानव में जाएंगे, तब जाके यह टॉपिक आपकी खत्म होगी क्लास 10th के लिए। काफी थोड़ी लंबी चलने वाली है क्लास, आप लोग धैर्य बना के पूरा वीडियो देखिए। तो यहाँ से एक लिंगी आपका क्या होगा, खत्म। आइए अब हम बात करते हैं पुष्प में, किसमें बउआ, फूल में। आइए अगर फूल में आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा तो ले लीजिए बढ़िया से, है ना, ले लिएगा। हम ऊपर की मिटा देते हैं, देखिए कहीं भी अगर लगता हो आपको डर, तो सबसे आसान सब भाषा में मेरी वीडियोज को देखिए और प्रैक्टिस करिए। देखिए भाई पुष्प, फूल कैसा होता है समझिए। अगर भाई इस प्रकार का दो रहे तो उसे हम कौन सा फूल कहेंगे, मादा। कौन सा फूल कहेंगे, मादा। अगर इस प्रकार का कोई एक रहे, केवल कितना रहे, एक रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, पुरुष। क्या कहेंगे, पुरुष, मादा। और इसे नर। और इसी में वो एगो और रहेगा, क्या रहेगा, एगो और रहेगा। अब देखिए अगर तीन गो रहेगी ना आकृति, तब तीन आकृति रहेगी, तभी वो चीज क्या बनेगा, फूल। और इसमें एक नर तथा कितना मादा, दो मादा। जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित रहता हो उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प। और जिसमें केवल एक उपस्थित रहता हो उसे हम कहेंगे नर फूल। और जिसमें केवल दो उपस्थित रहता हो उसे हम कौन फूल कहेंगे, मादा फूल। कौन फूल कहेंगे, मादा फूल। आइए नर फूल को हम कहते हैं, नर फूल में पाया जाएगा स्त्री केसर और पुरुष में पाया जाएगा पुंकेसर। जब देखिए
पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। फूल पौधों का जनन अंग है। फूल जो है, फूल से ही ना पौधा बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? फूल, फिर पौधा, फिर जीव, बीज। आइए, फूल जो है किसका जनन अंग है? पौधा का। एक फूल के अंदर मुख्य भाग क्या क्या होता है? बाह्य दल पुंज। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। फिर स्त्री केसर, पुंज केसर, दोनों क्या रहता? उपस्थित रहता। फिर बीजांड, अग्नाशय, अंडाशय, ये सब रहता। आइए फूल के प्रकार देखिए। उभयलिंगी पुष्प। कौन पुष्प है? उभयलिंगी। वैसा फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंज केसर दोनों उपस्थित रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी। स्त्री केसर अभी हम बताए ना कि मादा में क्या पाया जाता है? स्त्री केसर। और पुरुष में क्या पाया जाता है? पुंज केसर। इसमें स्त्री केसर और पुंज केसर दोनों उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी। और जिसमें केवल और केवल या स्त्री केसर मौजूद हो या पुंज केसर मौजूद हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक लिंगी। क्या कहेंगे? एक लिंगी। आइए देखिए यहाँ पे एक लिंगी जिसमें स्त्री केसर और पुंज केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है। जैसे देखिए पपीता या तरबूज। पपीता या तरबूज का जो फूल है वह एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी। लेकिन सरसों का फूल, गुलहर का फूल, ये सब का जो फूल है वह क्या है? बहुलिंगी। अब बहुलिंगी है तो उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी। आइए सबसे पहले ये अपना जनन प्रक्रिया को हम समझते हैं। इसकी किस प्रक्रिया को हम समझते हैं? जनन प्रक्रिया। जनन प्रक्रिया है क्या भाई? तो पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। अब परागकण में कैसे संचालन होता है? या तो हवा के द्वारा होगा, या तो कोई क्या के रख देगा, या नहीं तो पानी के माध्यम से होगा, या किसी भी प्रकृति नेचुरल से होगा। तो अब पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण, जिसमें हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के अंदर, उसी फूल के अंदर वर्तिकाग या स्वपरागन या दूसरे फूल के परागण पर क्या होता है? हस्तांतर। मतलब इसका अर्थ हुआ कि एक फूल में क्या पाया जाता है? परागकण। परागकण के परागकोश में बउआ हवा द्वारा, पानी द्वारा या जंतु द्वारा या किसी भी नेचुरल घटना द्वारा आदान प्रदान हो जाता है। तो उसी के अंदर चला जाता है वर्तिकाग या दूसरे फूल के पर परागण या स्थानांतरण हो जाते हैं। इसी हिसाब से तब क्या होने लगता है? अपना ये फूल का निर्माण देखिए कैसे होता है। वर्तिका से होते हुए खट से कहां पहुंच जाता? बीजांड तक। मतलब बीजांड यहाँ तक क्या होता? पहुंच जाता। फिर इसके अंदर क्या होता? निषेचन। निषेचन कब होता है? जब मादा और पुरुष दोनों टकराता है, तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन के बाद किस चीज का निर्माण होता है? युग्मनज। देखिए यही तो आपसे पूछेगा कि बताइए सबसे पहले बीजांड तक पहुंचा तो उसके बाद क्या होता है? निषेचन। क्या होता है? निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। ये बनता है युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है तथा भ्रूण का। फिर किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। भ्रूण छोटा सा इना करके जो फूल को तोड़ देते हैं बंद रहता है भ्रूण का। भ्रूण में से एक कठोर आवरण उत्पन्न होता है। एक कठोर आवरण जो उत्पन्न होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? बीज। उसी को हम क्या कहते हैं? बीज। अब अरे जो अंडाशय, बीजाणु के पहले जहां पर बीजाणु बनता है, उस अंडाशय से क्या बन जाता है? अब फल। अंडाशय से क्या बन जाता है? फल। तथा बाद में जितना फूल का भाग रहता है ना, वो आसानी से क्या होता है? झड़ जाता है। अभी हमने आपको बतलाए कि जनन क्या है। तो जनन क्या है? अपने जैसी प्रजाति को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? जनन। जनन कितनी प्रकार के होती हैं? 2 प्रकार के। एक होता है लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का होना अनिवार्य है। दोनों मिलकर के क्या करता है? दोनों मिलकर के आसानी से अपनी क्या करता है? दोनों मिलकर के अपनी प्रजाति को बढ़ावा देता है। उसे हम क्या कहते हैं? जनन। जैसे देखिए एक महिला एक पुरुष दोनों मिलके जब आपस में मिलेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया करेंगे, अपने जैसी ही संतान की उत्पत्ति कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन। है ना? निषेचन से अब इस प्रक्रम को कहते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नर या मादा में से कोई एक रहता है और वो अपने जैसी प्रजाति को बढ़ावा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। आइए लैंगिक जनन के हमने ढेर सारे प्रकार पढ़े कि पहला होता है बहुवारे विखंडन। विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। बहुखंडन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। है ना? इसके बाद हमने आपको जस्ट बताया कि पुनर्जनन किसमें होता है? हाइड्रा में। इसके बाद हमने आपको बतलाया कि मुकुलन किसमें होता है? ईस्ट में। इसके बाद हमने आपको फूल पे लेके आए।
फूल पे लेके आए तो पुष्पीय पौधा भी वही प्रकार, एक नर एक मादा, नर और मादा दोनों मिलके अगर क्रिया करता तो निषेचित होता, निषेचित से बीज उत्पन्न होता, बीज उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, बीज उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, बीज वही बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता, और वही जो अंडा से फल बन जाता और उसका ऊपर का भाग जो रहता है वह फूल वह झड़ जाता है। इसी प्रकार से फूल भी क्या करता है अभिक्रिया, जिसमें स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक रहे उसे कहेंगे अलैंगिक पुष्प, या एक लिंगी पुष्प, जिसमें दोनों रहे उसे उभयलिंगी या लैंगिक पुष्प। कोई समस्या? अब हम बात करने वाले हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करने वाले मनुष्य में प्रजनन, किसमें प्रजनन, मनुष्य में प्रजनन, लिखिए। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आए हैं, मनुष्य में प्रजनन। सबसे इंपोर्टेंट 5 नंबर की क्वेश्चन पक्का, 5 नंबर की क्वेश्चन पक्का आएगी यहां से कि मनुष्य में प्रजनन को समझाइए। 150 से 200 शब्दों में आप लिखिए। आइए इस चीज को हम जानते हैं कि मनुष्य में प्रजनन होता कैसे है। तो आपको पता है ना, मनुष्य में प्रजनन होता है लैंगिक प्रक्रिया से, मतलब एक नर एक के मादा दोनों मिलती है तब क्या बनता है, मनुष्य में प्रजनन होता है। और इस प्रजनन को हम कहते हैं मनुष्य में लैंगिक प्रजनन। कौन प्रजनन कहते हैं, लैंगिक। आइए मनुष्य में लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जीवन का वह काल जब कोई लड़का बचपन से सियान होने लगता है और कोई लड़की बचपन से सियान होने लगती है, तो लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं रहता है 10 साल तक। जैसे ही 11 साल की अवस्था में आती है, 12 साल की अवस्था में आती है, तब उसमें क्या आने लगते, कुछ चेंज, जैसे मूछे आ जाना लड़का में, है ना, शरीर के अन्य भागों में बाल आ जाना, वह दर्शाता है कि अब आप किशोरा अवस्था में आ चुके हैं। कौन अवस्था में आ चुके हैं, किशोरा। वहां से आपका यौवना आरंभ शुरू हो जाती है, मतलब जवानी आपकी शुरू हो जाती है। आइए तो मनुष्य में प्रजनन, नर में क्या बनने लगता, शुक्राणु, लड़का में शुक्राणु बनने लगता, और लड़की मादा में क्या बनने लगते, अंड कोशिका। एक बात ध्यान रखिएगा, लड़की जब जन्म लेती है तभी उसमें से लाखों की संख्या में अंड कोशिका का निर्माण होने लगता है। और इसी अवस्था को भाई 13 साल से लेके 19 साल तक की एज को हम कौन सा एज कहते हैं, 18 एज, मतलब 13 साल से 19 साल की उम्र को हम कहते हैं किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था में लड़का और लड़की में काफी परिवर्तन होता है। लड़का में एक हार्मोन पाया जाता है और वह हार्मोन रहता है टेस्टोस्टेरोन, जिससे दाढ़ी मोछ और विरसन निकलता है। आइए समझ गए कि आप समझे कि यौवना आरंभ कब होती है और किशोरावस्था, दोनों एक ही शब्द है। 13 साल से 19 साल या 12 साल से 19 साल या 11 से 18 साल की उम्र कौन कौन सा उम्र कहते हैं, किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस। इसके बाद जो शुरू होती है ना वह होती है वयस्क जीवन। आइए विरसन, नर जनतंत्र। पहले हम जानते हैं कि नर में कौन कौन सा जनन अंग होता है और मादा में कौन कौन सा जनन अंग होता है, फिर यह टकराएगा तो निषेचन होगा, फिर कैसे बच्चा का निर्माण होता है और कोई बच्चा का जन्म कैसे होता है। आइए उन सभी के बारे में हम विस्तार से जानते हैं और यही आपकी पॉइंट है। नर जनतंत्र में सबसे पहले पाया जाता है विरसन। विरसन जो होता है एक उदर गुहा, आप सर्च मार के देख लीजिएगा, उदर गुहा। विरसन क्या होता है, उदर गुहा आकार का होता है, जो कहाँ पाया जाता है, विरसन कोश में। कहाँ पाया जाता है वो, विरसन कोश में, है ना। इसमें तापमान कम होता है, विरसन का तापमान क्या होता है, कम से कम होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक होता है। और यह किस चीज को बनाता है, शुक्राणु। विरसन में क्या चीज बनता है, शुक्राणु, है ना। इसमें एक हार्मोन पाई जाती है, इसमें कौन हार्मोन पाई जाती है जो महिला और पुरुष को अलग करती है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरन, टेस्टोस्टेरन केवल और केवल महिला में, केवल और केवल पुरुष में पाई जाता है और यह महिला में नहीं पाया जाता। इसलिए महिला को दाढ़ी और मूछें नहीं निकलती है और पुरुष को दाढ़ी और मूछें निकलते। कोई आपसे पूछेगा दाढ़ी और मूछ निकलने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप क्या बोलेगा, टेस्टोस्टेरोन। आइए, तथा शुक्र वाहिनी में शुक्राणुओं से शीशन तक पहुंचती है और शुक्राणुओं में एक स्थान होती है जाने की, शीशन तक यह चली जाती है आसानी से और फिर तब निकलती है मूत्र मार्ग। क्या निकलता है, मूत्र मार्ग। और लड़का जो है विरसन से ही, विरसन से शीशन के माध्यम से क्या निकलता है, मूत्र मार्ग, है ना। आइए मूत्र मार्ग से ही वीर्य निकलता है, मूत्र मार्ग से ही क्या निकलता है, बुढ़िया। शुक्राणु को हम क्या कहते हैं, एस्पर्म,
और इसी मार्ग से, जिस मार्ग से मूत्र निकलता है उसी मार्ग से वीर्य भी निकलती है, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, शीशन, ऊपर नीचे होता है शीशन। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर क्या बनता है, वीर्य। आप कोई बोलेगा वीर्य शुक्राणु एक है, तो नहीं, शुक्राणु का कुछ अंग और शरीर के ग्रंथि का कुछ अंग मिलकर क्या बनाता है, वीर्य। तो आप समझ गए कि नर जनतंत्र में क्या पाया जाता है, विरसन, विरसन के अंदर शुक्राणु, और शुक्राणु और शरीर का कुछ अंग मिलकर क्या बनाता है, वीर्य। इसी विरसन में एक हार्मोन पाई जाती है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, जो महिला पुरुष को अलग करती है। महिला में पुरुष में दाढ़ी और मोचे निकलती है, और महिला में दाढ़ी और मोचे नहीं आती है। इस हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन ही पता है ना, ये सब शीशन के माध्यम से वीर्य का निर्माण करता है। इसका तापमान बहुत कम होता है और यह मूत्र मार्ग भी कहलाता है। आइए, मादा जनन तंत्र। मादा क्या है, जनन तंत्र। मादा जनन अंग क्या होता है बाबा रे, कि मादा जब जन्म लेते हैं ना, तो उसी समय उसके शरीर में लाखों की संख्या में अंडाशय पाई जाती है या अंडा पाई जाती है। यह पाया जाता है अंडाशय, या मादा युग्मक तथा अंड कोशिका के निर्माण करता है। अंडाशय से ही मादा युग्मक से किसका निर्माण होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है, जो जन्म के साथ ही हजारों की संख्या में अपरिपक्व, जन्म लेने के बाद लड़की 13 साल या 12 साल से पहले उसमें अंडाशय परिपक्व नहीं होता, अपरिपक्व होता, अपरिपक्व होता, तथा यौवना आरंभ, जब किशोरावस्था आने लगती है, 13 साल 12 साल 14 साल यौवना आरंभ होती है, तो वह अंडाणु का निर्माण परिपक्व होने लगता है। वो अंडा जो पहले अपरिपक्व था जन्म से लेकर 12 साल तक, वह जन्म के बाद परिपक्व हो जाता है ना, परिपक्व होने लगता है। तथा हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न होता है, और हर महीने महिला को क्या निकलता है, एक परिपक्व अंडे का क्या होता है, निर्माण होता है ना। और तथा अंडाशय में एक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन भी उत्पन्न होता है, और यही मादा जनतंत्र के अंडाशय से दो हार्मोन भी निकलता है, एगो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। तथा यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ गए ना कि मादा जनतंत्र में क्या पाया जाता है, अंडाशय। अंडाशय में हजारों की संख्या में, जन्म से ही हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंडा पाए जाते हैं। और यह अंडा कब परिपक्व होता है, जब लड़की या महिला मादा क्या हो जाती है, किशोरावस्था की एज में या यौवना आरंभ के शुरुआत में आती है, तो हर महीने एक अंडे परिपक्व होने लगते हैं। और जब ये परिपक्व होने लगते हैं ना बाबा, तो यहीं पे दो और चीज निकलता है अंडाशय से, हार्मोन। एक का नाम है एस्ट्रोजन, एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन, है ना। यहाँ फिलिपियन ट्यूब के रास्ते से गर्भाशय तक जाता है। कहां तक जाता है, गर्भाशय। गर्भाशय में पता नहीं क्या होती है, निषेचन। गर्भाशय में क्या होती है, निषेचन। निषेचन उसे कहते हैं जहां महिला का अंडाशय यानी अंडा और पुरुष का शुक्राणु यानी स्पर्म, वीर्य आपस में टकराता है, तब क्या बनती है, निषेचित की क्रिया होती है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। यह सब गर्भाशय के माध्यम से थैलीनुमा संरचना में चली जाती है। अब जैसे गर्भाशय से थैलीनुमा संरचना में जाएगा, वहां पे भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। भ्रूण का मतलब समझते हैं ना, छोटे बच्चों का क्या हो जाएगा, वहीं पे निर्माण। और छोटे बच्चे का जब निर्माण होगा ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, शिशु। और जो है माता का रक्त, हार्मोन, यही सब ग्रहण करके क्या करता है, वह जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब आइए, यहाँ पे क्या है कि फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से यह लोग गर्भाशय के रास्ते तक चली जाती है, निषेचित होकर यह थैलीनुमा संरचना में जाते हैं। यहीं पर शिशु यानी छोटे बच्चों का क्या होता है, विकास होने लगता है। यह योनि में खुलता है। अब छोटा बच्चा कहाँ जाके खुलेगा, योनि में। अब योनि में जो खुलेगा ना, तो वही निषेचित अंडा क्या कहलाता है, युग्मनज। देखिए, निषेचित अंडा ही क्या कहलाएगा, युग्मनज। आइए, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, तो उसे अंडे के देखिए, देखिए, तो आपने समझे कि मानव जनतंत्र में क्या पाया जाता है, अंडाशय। वह अंडाशय युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण करता है, और यह अंडाशय में होता है। यह सब कहाँ होता है, अंडाशय का निर्माण
अग्नाशय। अंडाशय में जन्म के साथ ही हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं तथा यौवना आरंभ में इसमें से एक अंडा क्या होने लगता है, परिपक्व होने लगता है। और यही स्वीन बोवर है जो वो हार्मोन पाया जाता है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिलता है तथा यहाँ से फॉलोपियन ट्यूब के रास्ते से गर्भाशय तक चला जाता है, यहाँ पे निश्चित होता है। और गर्भाशय जो थैलीनुमा संरचना की होती है ना, यहाँ पे थैलीनुमा संरचना के होते हैं, यहाँ पे शिशु का क्या होता है, विकास। और यह सब कहाँ खुलता है, योनि में। योनि में निषेचित अंडा क्या कहलाता है, युग्मनक। जब कोई अंडा योनि में निषेचित हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, युग्मनक। अंडे के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय में कुल 9 महीना 10 दिन लगता है। जब बवारे अंडा निषेचित हो गया, अब बालक जब जन्म लेता है तो टोटल सप्ताह लगता है 52, 9 महीना 10 दिन या परिपक्व समय में। किसी बच्चे को कुछ दिन पहले भी जन्म हो सकता है और किसी को कुछ दिन बाद भी। अगर बच्चे को जन्म होने में लेट होती है तो शरीर का कोई एक अंग बढ़ जाता है और शरीर जन्म समय से पहले बच्चा जन्म होता है तो बच्चा समस्या या कमजोर होता है ना। तो इस प्रकार से देखिए अब हम आपको बतला रहे हैं कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है। पुरुष और महिला दोनों क्या होता है, दोनों का, पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु दोनों आपस में क्या होता है, टकराता है। तो टकराने से उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, निषेचित। और जब निषेचित होता है तो वही युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज से वह फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से थैलीनुमा संरचना में जाती है, जहाँ पे भ्रूण और छोटे बच्चे का क्या होती है, निर्माण होती है। अगर एक शुक्राणु से प्रक्रिया होती है तो एक बच्चा, अगर जुड़वा शुक्राणु से कब होता है तो 2 बच्चा। इसी प्रकार से होता है। इस बच्चे को सियान होने में भ्रूण से लेकर जन्म तक के समय में 9 महीना 10 दिन अर्थात 52 सप्ताह का समय लगता है ना। और यहीं पे जब सारी क्रियाक्रम हो जाती है तो महिला को तो हर साल, जब महिला को तो हर महीने कितना अंडा, हर महीना एक अंडा क्या होता है, परिपक्व। अगर यह प्रक्रिया निषेचन हो गया, अंडा क्या हो गया, निषेचन हो गई, अंडा अगर निषेचित हो जाए एक बार तो फिर यह 9 महीना के लिए क्या होता है, यह अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, अंडाणु परिपक्व नहीं होता है। अगर निषेचित नहीं होगा तो यह हर महीने अंडाणु परिपक्व होगा। आइए अगर देखिए किसी कारणवश किसी महिला की, मान लीजिए लड़की की शादी नहीं हुआ और यह अंडाणु हर महीने एक अंडाणु का परिपक्व होकर निर्माण हो गया। अब यह तो निर्माण हो गया तो निषेचन करेंगे। अब निषेचन तो हुआ नहीं, अब निषेचन नहीं हुआ तो यह पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है क्या होता है, टूट जाता, ब्रेक हो जाता। अब ब्रेक हो जाने के क्रम में क्या होता है, इसमें से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तथा अंडाणु जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, योनि के माध्यम से निकल जाता है। अब यह जो धीरे धीरे निकलता है ना, इसी क्रियाक्रम को हम क्या कहते हैं, रजोधर्म या ऋतुस्राव। यह महिला में होता है ना कि पुरुष में। रजोधर्म ऋतुस्राव किस में होता है, महिला में। अगर निषेचित हो जाता है, निषेचित अगर हो जाता है तो यह क्रियाक्रम नहीं होता। हाँ, अगर बउआरे आपको क्या करना है कि ऋतुस्राव का गर्भ निरोधन, आपको बच्चे जन्म नहीं देना है तब भी आप निषेचित हो सकते हैं, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देने के लिए आजकल मार्केट में ढेरों सारी उपाय उपलब्ध है। या तो पुरुष को चाहिए कि वह कंडोम का इस्तेमाल करे जिससे आपका वीर्य जो है वह आपको अंडाणु तक पहुंचे ही नहीं और निषेचन की प्रक्रिया रुक जाए, पहला। सेकंड, आजकल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भी क्या होता है, निषेचन को खत्म कर दिया जाता। सेकेंडरी क्या है कि आजकल थर्ड सबसे इंपोर्टेंट जो आजकल चल रहा है, नसबंदी, पुरुष नसबंदी। पुरुष को ही क्या कर दीजिए, नसबंदी, उसके शरीर से वीर्य निकलवे नहीं करेगा। अब वीर्य निकलेगा तो निषेचन प्रक्रिया होगी नहीं। अगर ये सब भी हो जाता है ना तो कपटी या ढेर सारी बातें हैं जिससे बच्चे को गर्भ में ही क्या कर, गर्भपात मतलब बच्चे को पेट में ही क्या कर दिया जाता, मार दिया जाता। अब मारने के बाद आदमी सुरक्षित बच जाता। अगर आजकल ये नहीं होता है तो गर्भ में स्वयं पता चल जाता है कि लड़की है कि लड़का, डॉक्टर यह बता देती है कि लड़की है कि लड़का, और गर्भ में उसे क्या करा दिया जाता, हत्या, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या। आइए, जो कि समाज के लिए गलत है। बेटियों को बोझ बनाया है हमने, बेटियों को बोझ किसने बनाया है, हमने। और यह भ्रूण हत्या के माध्यम से लोग इसे क्या करता है, ये कर देता है। कॉन्डोम अवेलेबल है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ऋतुस्राव, अगर आपको निषेचित क्रिया नहीं होती है तो हर महीने महिला को क्या होता है, ऋतुस्राव, जिसमें से क्या, अंडाशय और कुछ हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तथा यह सब योनि के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो अभी हमने आपको बतलाए हैं कि पुरुष में या मनुष्य में प्रजनन, मनुष्य और
पुरुष और महिला, नर तथा मादा दोनों मिलकर जो क्रिया करती है इसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के माध्यम से निषेचन होता है, निषेचन से फलोपियन ट्यूब में जाता है, फलोपियन ट्यूब से बोवारे योनि में, योनि से होता है थैलीनुमा संरचना में जाकर भ्रूण के निर्माण करते हैं। बच्चे को निर्माण होने में 9 महीना 10 दिन तथा 9 महीना लगभग का समय लगता है। इससे पहले जो बच्चा होगा तो वह कमजोर होगा, 9 महीने से ज्यादा दिन का समय लगा तो बच्चे का एक कोई अंग बढ़ जाएगा, और यह पूरा प्रक्रिया से फिर बच्चे का क्या होता है, जन्म होती है। और वो बच्चा का जो जन्म होता है ना, हम आपको आगे बतलाएंगे, अगला वीडियो जो आने वाला है उसमें हम बताएंगे बच्चा जन्म कैसे लेता है, कब लड़का होगा और कब लड़की होगी, और किसका गुण आप कैसे पता करेगा कि वह आपका बेटा है या उसका बाप कोई और है। आजकल देखते हैं ना, एक महिला कई सारा संबंध बनाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसका बच्चा है, यह सब किसके कारण होता है, डीएनए क्या है, इन सारी चीजों को हम जस्ट अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन व्यक्ति चाह रहे हैं कि बायोलॉजी और ज्यादा आपको रोज बाय रोज मिले, जल्दी से बचे। शुक्रिया। आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा बढ़ाइए, कम है मोटिवेशन करिए कि ताकि हमें भी मन लगे। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग को तो नंबर मिल ही चुका है, इस पे आप लोग कॉल करिए 96 93 64 50 57। पर्सनली मेरा फोन है, हम ही रिसीव करें। बाय।